नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे समाजवाद के सिपाही की, यानी नेताजी मुलायम सिंह यादव की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। वे 82 साल के थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव ने 10 अक्टूबर को आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार मंगलवार को 11 अक्टूबर को उनके पैतृक गांव सैफई में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित देश के तमाम नेताओं ने दुख प्रकट किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। पहलवान और शिक्षक से समाजवादी नेता बने मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही। असल में मुलायम सिंह यादव के सामाजिक राजनीतिक जीवन के कई पहलू रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वर्गीय मुलायम सिंह के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की राजनीतिक संपादक अदिति फडणवीस जी हमारे साथ हैं। अदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद जी से। केवी प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस जी। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत लेकिन अदिति जी मैं आपसे करूँगा, क्योंकि आपने मुलायम सिंह जी के उस जीवन को, उनकी राजनीति को करीब से देखा है। आप आज कैसे उन्हें याद करेंगी? कौन सी बात आपको उनकी है जो खास याद आ रही है? बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें गिनाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं था, न किसी तरह की राजनीतिक धरोहर थी, न किसी तरह की पूंजी थी, उसने वो भारत का रक्षा मंत्री बना, 3 बार मुख्यमंत्री रहा, लेकिन उससे भी बड़ा एक ऐसा उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई अपने दोनों हाथों से जी, और पूरे जीवन को उसमें झोंक दिया, जो कि अंततः समाजवादी पार्टी के नाम से जानी गई। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसे हम सबको आदर करना चाहिए। केवी प्रसाद जी, एक समाजवादी नेता जो एक पहले पहलवानी करते थे, कुश्ती करते थे, शिक्षक बने और उसके बाद देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। उत्तर प्रदेश में भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। आप कैसे देखते हैं मुलायम सिंह जी के उस सफ़र को? ये बहुत अहम बात यह है कि वे प्रेरित रहे हमेशा राम मनोहर लोहिया से, और उनके आज भी अगर देखें तो कहते हैं वो हमारे गाइडिंग लाइट है। और उनका पथ चिन्हों पे चलने के लिए उन्होंने समाजवाद का जो झंडा उन्होंने उठाया, वो ज़िंदगी के आखिर दौर तक उसी को लेके चलते रहे। एक बात रही, ठीक है, बीच में अलग अलग पड़ाव आए उनके ज़िंदगी के और उनके राजनीतिक पहलू में, जहां उनके अलग अलग संस्थाओं के साथ और पार्टियों के साथ संपर्क रहा, लेकिन वो उन्होंने अपना मूल रास्ता नहीं छोड़ा, एक। और दूसरा ये है कि तमाम सारी राजनीतिक उठापटक के बीच वो एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे, जो बिल्कुल ही, जैसे अदिति जी कह रही थी, जिनके पास कुछ नहीं था। और बाद में चौधरी चरण सिंह जी के सानिध्य में जब वो आगे बढ़े उनके राजनीतिक जीवन का, एक किसान नेता के तौर भी उन्होंने ज़मीन से अपने आप को जोड़ा, शिक्षक के जोड़ रहा, और साथ ही एक पहलवान जैसे आपने कहा, और वो उस चीज़ को कभी भूलते नहीं थे। और शायद यही वजह थी जो उनकी राजनीतिक दाव जिसे कहते हैं जी, वो अपने में एक अनूठा हो जाता था। जी बिल्कुल। लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए मुलायम सिंह जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सिद्धार्थ जी, आप कैसे देखते हैं मुलायम सिंह जी के पूरे राजनीतिक सामाजिक जीवन के इस सफर को? जैसा अभी अदिति जी ने बताया कि मुलायम सिंह यादव एक स्क्रैच से उन्होंने शुरू किया। वो उनके परिवार का कोई राजनीति में नहीं था, बल्कि उनके कुनबे में भी, उनके गांव कुनबे आस पड़ोस में भी कोई राजनीति में नहीं था। वहाँ वो उनकी शुरुआत होती है लोहिया के आंदोलनों में, जो समाजवाद का आंदोलन चल रहा था वहाँ हिस्सा लेने से। उसके बाद वो सहकारिता क्षेत्र की राजनीति में कूदते हैं और फिर विधायक बनते हैं। फिर वो सफर शुरू होता है लोहिया जी के बाद जयप्रकाश नारायण, चरण सिंह यहाँ से होते हुए फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की
जी। वो उनकी जिंदगी का शायद टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। उसने न केवल उत्तर प्रदेश में बिखरे हुए समाजवादियों को, जो कि जनता पार्टी के विघटन के बाद और लोहिया जी के न रहने के बाद अलग अलग खेमों में चले गए थे, कुछ तो निराश घर पर बैठे हुए थे, उन सारे समाजवादियों को उन्होंने इकट्ठा किया और लोहिया जी के गैर कांग्रेसवाद के नारे को उन्होंने अपनाया और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक ताकत के तौर पर खड़ा किया। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में जो कई हिस्सों में जो समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग थे, उनको भी उन्होंने अपने साथ जुड़वा, चाहे वो बंगाल में किरणमय नंदा हों या रघु ठाकुर हों, बिहार मध्य प्रदेश में सुनीलम हो, बिहार के कपिल देव सिंह लंबे अरसे तक उनके पार्टी के प्रधान महासचिव रहे, उनके बाद सबसे ताकतवर नेता रहे, या गुजरात में बद्री विशाल पित्ती हो। तो वो पूरा जो समाजवाद का कुनबा था, उस कुनबे को उनकी जोड़ने की कोशिश रही और वो काफी हद तक जोड़ा और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन करने के बाद वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, लेकिन एक प्रमुख भूमिका में हमेशा उन्होंने आकर खड़ा कर दिया। जो उन्होंने बनाई थी पार्टी और खुद वो एक प्रभावशाली भूमिका में बने रहे और 3 दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे केंद्र बिंदु बने रहना, ये अपने आप में उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो सत्ता में रहते ना रहते, दोनों ही परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय उनके कद का कोई दूसरा नेता हो ऐसा मुझे दिखता नहीं। जी, और यही वजह है कि पूरा राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, याद कर रहा है। अदिति जी, अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं तो मुलायम सिंह जी के जीवन का एक पहलू ये भी रहा कि वो लोकतांत्रिक संस्थाओं में खासी आस्था रखते थे। बात आपातकाल की मैं यहाँ करूँगा कि आपातकाल के दौरान उन्होंने जिस प्रकार से एक सैनिक की भूमिका निभाई, लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाई, और जब भी उन्हें सत्ता मिली तो खास तौर से उन्होंने उन लोगों का सम्मान किया जिन्होंने देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया। आप उस पहलू को कैसे देखती हैं? देखिए, उनके प्रतिद्वंदी और कई लोग ऐसा कहेंगे कि वो लोकतंत्र में तब तक विश्वास रखते थे जब तक उनका इंटरेस्ट था। जी। उदाहरण के तौर पे वो पूरा प्रकरण जिसमें मायावती को कमरे में बंद कर दिया गया और उनके साथ बहुत ही दर्दनाक व्यवहार हुआ, बहुत मतलब दुखद किस्म का उनके साथ बर्ताव हुआ। लेकिन अगर उसे न देखकर हम पूरी मुलायम सिंह की जीवन यात्रा देखें, राजनीतिक जीवन यात्रा, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसे इंसान थे, पहली बात, जिनकी आँख हमेशा मछली की आँख पर लगी रहती थी, और वो मछली की आँख था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति उनके लिए एक तरह से एक अभिन्न उनका एक अंग था उनकी सारी राजनीति का, पहली बात। दूसरी बात, उनके इतने मित्र थे कि गिनना बहुत मुश्किल था। वो मतलब किसी भी पार्टी में उनके कोई ना कोई मित्र, कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई, चाहे भले ही राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिद्वंदी रहे हों, लेकिन आपस में एक आत्मीयता इस लेवल की थी कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक उदाहरण दूँ, पिछले बजट में 2020-21 के बजट में वो बीमार थे, ये साफ जाहिर था। बजट स्पीच अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन शायद उनको जाना था बाहर, तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उठे बड़ी मुश्किल से और उनके सहायक ने उनको उठाया और वो धीमे धीमे आगे चले। बीच में उनकी नज़र पड़ी असदुद्दीन ओवैसी पर, MIM के। उसी समय असदुद्दीन ओवैसी ने ये ऐलान किया था कि वो यूपी इलेक्शन में पहली बार शामिल होंगे और उसमें अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी को वो नुकसान ही पहुंचाते, लेकिन जिस तरह से वो असदुद्दीन ओवैसी से मिले उसका वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग प्रेस गैलरी में बैठे थे। लेकिन वो आत्मीयता, वो प्रेम और एक तरह से एक भाईचारा जो कि अक्सर देखा नहीं जाता है हम लोगों की आज की राजनीति में। तो राजनीतिक अपने मतलब किसी ने कहा कि मतभेद भले ही हो, मनभेद मुलायम सिंह यादव में कभी नहीं था। और मेरे ख्याल से ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
कई बार इसका ट्रांसलेशन होता था, जब राजनीति में आप पैंतरे बदलते थे तो इसका ट्रांसलेशन होता था अवसरवादिता में, लेकिन मुलायम सिंह की पूरी पूंजी उत्तर प्रदेश में थी और उसको बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। जी केवी प्रसाद जी, जो एक पहलू मुलायम सिंह जी के जीवन का सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और जो आज की राजनीति में बहुत कम देखने को भी मिलता है, या राजनीतिक हम कहें कम देखने को मिलता है, कि राजनीति को परे रखकर रिश्ते निभाना, ये मुलायम सिंह जी की एक अद्भुत कला थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका उल्लेख किया कि वो रिश्तों को बड़े प्रेम से निभाते थे और राजनीति को अलग रखते थे, और यही है कि दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे निभे भी। अगर हम दूसरे भी नेताओं के साथ देखें, चाहे काशीराम जी हों या दूसरे नेता हों, उनके साथ भी मुलायम सिंह जी के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? मनोज जी, ये इसका ध्यान मैं आपको आकर्षित करना चाहूँगा कि ये उस ज़माने की राजनीति की पूंजी थी, जो जिस दौर में मुलायम सिंह जी का प्रवेश हुआ, तो राजनीति में प्रतिद्वंदी थे और एक दूसरे के सम्मान करते थे, एक दूसरे को एकोमोडेट करते थे कि भाई ठीक है, आपका अपना क्षेत्र है, आप उस क्षेत्र में काम कीजिए, मेरा उसमें आपसे मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपस में कटुता रहे, रिश्तों में कटुता रहे। तो वही वो प्रवाह जो चली उस वक़्त की, वो मेरे ख्याल से मुलायम सिंह जी जैसे नेता, उनका इस राजनीतिक क्षेत्र से निकल जाना, उस क्षेत्र के लोग, उस नेताओं के कतार में कम होते जा रहे हैं, जो उस तरह के अवसरवाद ना करके, ठीक है, माफ़ी कीजिए, अवसरवाद नहीं, जो राजनीति करते थे लेकिन राजनीतिक व्यक्तिगत नहीं करते थे। वो उनको मालूम है एक क्षेत्र है, उसमें काम करना है, आपके मेरे विचार अलग है, लेकिन पर्सनली कटुता नहीं आनी चाहिए रिश्तों में। तो वो चीज़ काफ़ी हद तक, जैसे अदिति जी भी कही थी, वो काफ़ी हद तक हम लुप्त होती देख रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी, अगर बात मैं सामाजिक न्याय की करूं तो उसके लिए भी, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए मुलायम सिंह जी ने, उनके पैरोकार थे और मजबूती से उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? आखिरी दिनों में जीवन के मुलायम सिंह यादव की ब्रांडिंग करनी शुरू की गई कि वो एक यादवों के नेता हैं, लेकिन दरअसल मुलायम सिंह यादव एक पहले सर्वमान्य, बल्कि मैं कहूँ इस मामले में चरण सिंह से भी तो एक कदम आगे बढ़कर मुलायम सिंह यादव वास्तव में उत्तर प्रदेश के सभी पिछड़ों की आवाज़ बने। उनका जो स्टैंड रहा मंडल को लेकर, फिर उसके बाद उनकी लड़ाई लड़ने को लेकर, उनके अलग अलग नेताओं को, उनके छत्रकों को आगे बढ़ाने को लेकर रहा, तो मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के सर्वमान्य सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में कहे जाते थे और थे भी। सामाजिक न्याय की जहाँ तक बात है, देखिए मुलायम सिंह यादव ने 1993 में उस पार्टी के, जिस पार्टी से उनका जो उन्होंने जो बनाई थी, वहाँ भी इस मामले में एक मत नहीं थे लोग, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कांशीराम जी से समझौता किया और समझौता करने के बाद वही वो समय था, वही वो चुनाव था जिस चुनाव ने दर्जन भर सीटों पे रहने वाली बहुजन समाज पार्टी को अचानक से आगे बढ़ा दिया। और वो विपरीत परिस्थितियां कि बाबरी मस्जिद का हादसा हुआ था, उसके तुरंत बाद हुए चुनाव में उन्होंने सत्ता हासिल की और उसके बाद एक लंबे समय तक पिछड़ों के बीच में मुलायम सिंह यादव की स्वीकार्यता बनी रही। और ये स्वीकार्यता तभी टूटी है जब 2014 में एक नए तरीके का सामाजिक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, जिसमें गैर यादव पिछड़ों पर काम करना शुरू किया। उसमें संघ की भी मदद मिली और कई चीजें हुई। वरना मुलायम सिंह यादव निसंदेह सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में, पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने में, पिछड़ों को राजनीति में आगे लाने में, इससे मुलायम सिंह यादव का कोई जवाब नहीं। मुलायम सिंह यादव ने अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे वो राजकुमार विश्वकर्मा प्रजापति, ऐसे तमाम समाज के नेताओं को मुलायम सिंह यादव ने अपनी बिरादरी का भला करने के लिए, अपनी बिरादरी के को राजनीति में की मुख्यधारा में लाने के लिए उन्होंने बतौर नेता आगे बढ़ाया। और शायद यही वजह थी कि मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के तौर पर पूरे उत्तर भारत में शुमार होते थे। ये अलग बात है कि लालू प्रसाद यादव बिहार में उनसे कहीं ज़्यादा बार सफल रहे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ बिहार में एक जाति विशेष का और उस जाति विशेष से बने समीकरण का लाभ मिलता रहा। लेकिन मुलायम सिंह यादव निसंदेह उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी पिछड़ी आबादी जी, उसमें एक नहीं दर्जनों जातियां हैं, उन सबके एकमात्र मुखर आवाज के तौर पर हमेशा जाने पहचाने जाते रहे।
और बिल्कुल। ये दुर्भाग्य की बात है कि ये पूंजी उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन नेताओं तक ट्रांसफर नहीं दिखती है। जो चीज मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के गठन के बाद 2 दशक से भी ज्यादा समय तक उन्होंने इस पूंजी को संजो कर रखा, उनको अपने साथ जोड़ कर रखा और उनके लिए लड़ते हुए दिखाई पड़े। जी बिल्कुल। अदिति जी, मैं इस समय आज कम से कम मुलायम सिंह जी की राजनीति को किसी जाति या किसी वर्ग से जोड़कर देखना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर मुलायम सिंह जी का पूरा व्यक्तित्व देखा जाए, उनकी पूरी राजनीति को देखा जाए, तो वो समाजवादी लोहिया जी के साथ उन्होंने राजनीति की और सिद्धांतों की राजनीति की। वो किसानों के अधिकारों के लिए लड़े, और अगर देखा जाए तो काशीराम जी के साथ उन्होंने गठबंधन भी बनाया। ये अलग अलग पहलू उभर के मुलायम सिंह जी के सामने आते हैं। उनकी सामाजिक न्याय की जो संघर्ष था, उसे आप कैसे देखती? देखिए, सामाजिक न्याय के बारे में तो सिद्धार्थ जी बोल चुके हैं, और सामाजिक न्याय अपनी जगह इसमें है। एक पहलू गैर कांग्रेसवाद का भी मैं जोड़ दूं। निश्चित रूप से। और लेकिन वही गैर कांग्रेसवाद जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव ने लोहिया और जयप्रकाश को एक तरह से उनके साथ जुड़े, वही गैर कांग्रेसवाद फिर मुलायम सिंह ने छोड़ दिया और फिर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। और 2004 में और उसके पहले भी एक तरह से पहले सोनिया गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी और उनके मूल के बारे में कुछ सवाल उनके दिमाग में थे, लेकिन कुछ समय बाद वो भी छोड़ दिया उन्होंने। तो ये दर्शाता है कि मुलायम सिंह यादव कितने एक तरह से प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे, और उनको लगता था कि अगर व्यवहारिक नहीं होंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। पहली बात तो ये थी जी। दूसरी बात, आज की तारीख में भी कई ऐसे घर होंगे पुरानी लखनऊ में जहां खाना नहीं बनेगा। मुलायम सिंह यादव मुसलमान समुदाय के एक छत्र नेता थे एक ज़माने में, और मेरे ख्याल से लोग उनका बहुत आदर करते थे। बाद में ये थोड़ा थोड़ा छिटपुट हो गया, फैल गया मामला, लेकिन निश्चित रूप से यदि एक समुदाय विशेष मुलायम सिंह यादव को मानते थे तो वो मुस्लिम समुदाय के थे। जी। जाहिर सी बात है, अलग अलग सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, अलग अलग तबकों के लिए, संघर्षों के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ी कि किसानों का अधिकार, दलितों का अधिकार, पिछड़ों के अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन एक बात और प्रसाद जी, जो मुलायम सिंह जी को दूसरे नेताओं से थोड़ा सा अलग करती है, वो कहीं भी सभा यूपी में करते थे तो ये कहा जाता था कि मंच से ही कम से कम 50 लोगों का नाम, जो भीड़ में लोग खड़े होते थे, ले दिया करते थे। ये कनेक्टिविटी का जो मामला था कार्यकर्ता के साथ, अपने नेता के साथ, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, उनकी ये सबसे बड़ी पूंजी थी। वो व्यक्तिगत उनके रिश्ते इतने गहरे थे लोगों के साथ कि इस गांव से आप आते थे, और उनके हेडक्वार्टर में या समाजवादी पार्टी के मुख्यालय लखनऊ में जब कोई कार्यक्रम होता था तो गांव से और गांव के मुखिया से और उनके नाम से पहचान लेते थे उनको और बात करते थे। तो एक तरह से डायरेक्ट कनेक्ट था। एक ज़माने में हिस्ट्री में कहा जाता है कि नेपोलियन की खासियत ये रही, वो हर अपने सोल्जर का नाम जानता था जी। तो वो एक व्यक्तिगत कनेक्ट, वो कभी भी नेता को हमेशा, क्योंकि वो एक जिसे कहते हैं अटूट रिश्ता है, उसमें बीच में कोई नहीं आता, नेता और उसके लोग, उनके बीच में कोई नहीं है। तो वो चीज़ जो है ना हर तरह से नेता को जोड़े रखती है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो मूल रूप से ग्रास रूट वर्कर रहे, और वहाँ से जब उठ के आए हैं तो उनको पता है उसकी कीमत क्या है। अलग अलग समुदाय, अलग अलग व्यक्ति विशेष, अलग अलग सबके साथ वो जुड़े रहे, और जिसे कहा कि पर्सनल कनेक्ट, वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जी। लेकिन सिद्धार्थ जी, अगर मैं बात संसद की करूं कि संसद में जब भी मैंने मुलायम सिंह जी को सुना तो खास तौर से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उनके जो विचार थे बहुत मजबूत विचार थे, और वो अक्सर चीन को बड़ा खतरा बताया करते थे। उनकी इस सोच को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि वो समाजवादियों की उस नर्सरी से निकले थे जिस नर्सरी ने चीन को सबसे बड़ा खतरा बताया था, जो एंटी चाइना। अब लोहिया जी के जमाने के ज्यादातर समाजवादियों से बात करें, और हाल के दिनों में उनके कई खतरे वो उदाहरण सहित बताते थे कि देखिए, हम ये कहते थे चीन से हमें ये नुकसान होने जा रहा है, ये हमें
की हमने संभावना जताई थी और देखो ये हो भी रहा है। और केवल संसद ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नितांत जिसे कहते हैं ठेठ गांवी इलाकों में भी जब वो जनसभा को संबोधित करते थे, स्थानीय मुद्दों पर बात करते हुए वो कहीं अगर मौका पड़ता था तो चीन और चीन से सुरक्षा को खतरा और बहुत सारी चीजें, मुझे याद है कि विधानसभा में भी बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए ये वाकया 2005 का रहा होगा कि जब अरुणाचल में चीन ने घुसपैठ की थी तो उन्होंने बाकायदा विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जहां इसका कोई बहुत अर्थ भी नहीं रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बोला और बड़ी विस्तार के साथ बताया कि चीन किस तरीके से खतरा है। तो ये उनका, और ये अच्छी बात रही कि वो फिर रक्षा मंत्री भी बने। रक्षा मंत्री रहते हुए भी उन्हें इस संदर्भ में बहुत सारी जानकारियां थी। ये उनका एक तो संस्कार थे, उनके जो समाजवादी संस्कार थे, उन समाजवादी संस्कारों की देन थी। बाद के समय में रक्षा मंत्री रहते भी बहुत चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की, खुद उन्होंने पाया, और इसके चलते वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, खासतौर से चीन से होने वाले खतरे को लेकर बहुत सजग रहते थे। यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं की बैठक में भी इन चीजों को लेकर आगाह किया करते थे। तो ये मुझे भी लगता है कि शायद उस सोच के समाजवादियों का भी मुलायम सिंह जी के न रहने के बाद अकाल पड़ गया है, या शायद जो है वो भी एक लुप्तप्राय हो चुके होंगे कि आज जब मुलायम सिंह यादव केवल आप एक तनहा व्यक्तित्व के तौर पर मत देखिए, एक माला की तरह समाजवादियों को आपस में पिरो कर रखने की उनके अंदर जो कला थी, यहाँ तक कि पिछले कुछ वर्षों से उनकी तबीयत खराब भी रहती थी, लेकिन बावजूद इसके जब भी वो लखनऊ में होते थे, वो अपनी पार्टी के दफ्तर में कभी वो किसी कमरे में नहीं बैठते थे, वो बाहर कुर्सी डालकर बैठते थे। और जैसा अभी प्रसाद जी कह रहे थे, दूर दूर से आए हुए कार्यकर्ता आते थे उनके पास। कुछ कार्यकर्ता ही बीमारियों के शिकार होते थे, या कुछ कार्यकर्ता भुलक्कड़ भी होते थे, कुछ उलूल बातें भी करते थे। बहुत पेशेंटली वो सुनते थे, उनसे बात करते थे, उनके परिवारों का हाल चाल पूछते थे। मुझे लगता है कि शायद मैंने ऐसा हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में सुना था कि उन्हें एक एक तहसील के कार्यकर्ताओं के नाम याद होते थे। कुछ वही कला इनके अंदर भी, मुलायम सिंह यादव के अंदर भी हम लोगों को दिखती रही, और शायद अब उस कला के नेता मिलना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल। अदिति जी, अगर बात भारतीय भाषाओं की जाए, हिंदी की जाए, भारतीय संस्कृति की जाए, तो मुलायम सिंह जी का उसके प्रति जो प्रेम था वो भी हमें अक्सर दिखाई देता था, और वो उसे प्रकट करने से चूकते भी नहीं थे। आश्चर्य की बात यह है कि एक ऐसा आदमी जो कि हिंदी को अग्रणी मानता था और जिसने कि लगभग बैन ही कर दिया था अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल का यूपी में कार्यकाल, मतलब, और बल्कि जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो ये बहुत ही बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा था यूपी में कि इंग्लिश मीडियम स्कूल को क्या दर्जा देना चाहिए। लेकिन ऐसा आदमी उसी गठबंधन में था जिसमें एंटी हिंदी एजिटेशन के एक तरह से एक सबसे अग्रणी नेता और पार्टी डीएमके भी उसी गठबंधन में थी। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि जब करुणानिधि और मुलायम सिंह आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो कौन सी भाषा में बात करते होंगे, क्योंकि एक अंग्रेज़ी नहीं जानता था, एक अंग्रेज़ी में विश्वास नहीं रखता था और दूसरा हिंदी को बिल्कुल नहीं मानता था। तो ये एक सवाल था जिसका जवाब हम लोगों के पास नहीं है जी। लेकिन बहरहाल यही एक उदाहरण है मुलायम सिंह के लचीलेपन का। जी, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? दो बातें जोड़ना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप उनका बायोडाटा देखिए, वो अंग्रेजी साहित्य के स्टूडेंट रह चुके, तो ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजी शायद नहीं जानते। और आज ही एक उनके पुराने सांसद ने इस बात का जिक्र किया, किसी चैनल पे सुन रहा था, उन्होंने कहा वो खुद अंग्रेजी जानते थे और अंग्रेजी का प्रचलन उनको मालूम था, लेकिन उसके बावजूद उनका हिंदी के प्रति प्रेम। और जैसे आदित्य जी ने डीएमके का उदाहरण दिया, उसी लहजे में आप याद रखिएगा देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे जिनकी हिंदी भी उतनी ही तंग, हिंदी में उनका हाथ तंग था, लेकिन वो उनके रक्षा मंत्री थे। और एक बारी किसी ने मजाक में कहा कि भाई आप जब बोलते हैं हिंदी में तो इनको समझाएगा कौन, प्रधानमंत्री को? बोला उसके लिए और लोग बैठे हैं। लेकिन एक कला थी मुलायम सिंह जी में, वो सबको साथ लेके चलते थे, और ये खूबी
उनकी अद्भुत थी जो दूसरे नेताओं से उन्हें अलग बनाती है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।